नमस्कार दोस्तों। बहुत से टैक्स पेयर के क्वेश्चंस होते हैं कि क्या सेविंग बैंक का इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है, क्या इसके लिए कोई एग्जम्पशन या डिडक्शन इनकम टैक्स एक्ट में दी गई है, क्या पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट भी टैक्सेबल होता है, यदि हाँ तो इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कैसे चेक किया जाता है। तो दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर इनकम टैक्स के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं सेविंग बैंक इंटरेस्ट की टैक्सेबिलिटी। दोस्तों आपका जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल होता है, भले ही वो बैंकिंग कंपनी से हो या फिर पोस्ट ऑफिस से मिला हो या फिर आपको कोऑपरेटिव बैंक से मिला हो। इस प्रकार आपको सभी बैंक का जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है वो एग्रीगेट करना है, टोटल करना है। जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक से कितना है, एचडीएफसी बैंक से कितना है, या आपके जो दूसरे बैंक आपने मेंटेन किए हैं उन सभी का फाइनेंशियल ईयर वाइज आपको सेविंग बैंक का इंटरेस्ट जो है वो टोटल करना है और उसके बाद इसकी रिपोर्टिंग करनी है इनकम टैक्स रिटर्न में। दोस्तों दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है इस पर टीडीएस नहीं कटता है, इसलिए इसकी रिपोर्टिंग 26 AS में नहीं होती है। तो इसकी रिपोर्टिंग AIS में होती है, यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में रिपोर्टिंग होती है। तो आपको ये स्टेटमेंट चेक करने के बाद ही अपनी ITR फाइल करनी है। कई बार ऐसा भी होता है कि AIS में भी रिपोर्टिंग नहीं हो रही है, तो उस केस में आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट यानी कि पासबुक से ये सेविंग बैंक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, या फिर आप बैंक से सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर आपको कितना इंटरेस्ट मिला है। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये होता है टैक्स पेयर का कि उन्हें किस हेड के अंतर्गत इस सेविंग बैंक का इंटरेस्ट रिपोर्ट करना होता है। क्योंकि इनकम टैक्स में 5 हेड होते हैं: इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। दोस्तों आपको सेम बैंक का इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में रिपोर्ट करना होता है। तो चलिए चेक करते हैं ITR का फॉर्मेट जहाँ पे कि आपको ये रिपोर्ट करना होता है। दोस्तों ये है इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्मेट। जैसे कि ITR 1 मोस्ट ऑफ द टैक्स पेयर जो है वो फाइल करते हैं सैलरीड एम्प्लॉई। तो दोस्तों इसमें नीचे जो कॉलम दिया गया है हाउस प्रॉपर्टी के बाद वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे रेफर कर पा रहे हैं, यहाँ पे नेचर ऑफ इनकम में आपको इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक जो है वो चूज़ करना है और यहाँ पे आपको अमाउंट एंटर करना है। ड्यूरिंग द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर आपको सभी बैंक से कितना सेविंग बैंक इंटरेस्ट अर्न हुआ है उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पे करनी होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो टैक्स पेयर के द्वारा पूछा जाता है वो है कि क्या सेविंग बैंक के इंटरेस्ट से कोई डिडक्शन भी मिलती है। दोस्तों यदि टैक्स पेयर की एज जो है 60 ईयर्स से कम है तो उस केस में सेक्शन 80 TTA के अंतर्गत 10,000 रुपीज़ तक की डिडक्शन मिलती है। मान लीजिए आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट 12,000 रुपीज़ है तो आपको 10,000 रुपीज़ की डिडक्शन मिलेगी। लेकिन यदि आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट मान लीजिए 8,000 रुपीज़ है तो आपको 8,000 रुपीज़ की ही डिडक्शन मिलेगी, यानी कि एक्चुअल सेविंग बैंक इंटरेस्ट और 10,000 रुपीज़ विच एवर इज़ लेस। लेकिन दोस्तों यदि व्यक्ति की एज 60 ईयर्स एंड अबव है तो वो सीनियर सिटीज़न है तो उससे सेक्शन 80 TTB के अंतर्गत डिडक्शन मिलती है, यानी कि सेविंग बैंक का इंटरेस्ट और FD का इंटरेस्ट टोटल जो डिडक्शन होती है 50,000 रुपीज़ तक मिलती है। यानी कि जो सीनियर सिटीज़न है उसे FDR के इंटरेस्ट की भी डिडक्शन मिलती है। लेकिन यदि व्यक्ति की एज 60 ईयर से लेस है तो उस केस में उसे सिर्फ सेविंग बैंक के इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है, FDR के इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलती। दोस्तों टैक्स पेयर के द्वारा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि यदि पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक अकाउंट है तो उस केस में एग्जम्पशन कितनी मिलती है। दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आपका अकाउंट सिंगल अकाउंट है या फिर जॉइंट अकाउंट है। तो चलिए गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन को देखते हैं। दोस्तों इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 सब सेक्शन 15 क्लॉज 1 के अंतर्गत एग्जम्पशन मिलेगी पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक अकाउंट से। यदि अकाउंट इंडिविजुअल नाम से है तो 3,500 रुपीज़ की एग्जम्पशन मिलेगी इंटरेस्ट से, और यदि अकाउंट ज्वाइंट नेम से है तो 7,000 रुपीज़ की एग्जम्पशन मिलेगी। दोस्तों अब हम समझ लेते हैं कि आपको इनकम टैक्स की रिटर्न में इस डिडक्शंस और एग्जम्पशन को किस प्रकार रिपोर्ट करना है। दोस्तों मान लीजिए किसी टैक्स पेयर का सेविंग बैंक का इंटरेस्ट सभी बैंक से 1,12,000 रुपीज़ है,
इसके अलावा उसका पोस्ट ऑफिस से भी इंटरेस्ट है, लेकिन इसके उसे एग्जम्पशन मिलेगी 3500 रुपीज़ की। तो जो नेट अमाउंट है 100 रुपीज़ का पोस्ट ऑफिस से वो सेविंग बैंक के इंटरेस्ट में ऐड हो जाएगा, तो टोटल उसकी सेविंग बैंक के इंटरेस्ट इनकम आ जाएगी। अब इसकी उसे डिडक्शन मिलेगी 80TTA के अंतर्गत, क्योंकि उसकी एज लेस देन 60 ईयर्स है। तो यहाँ पे क्योंकि जो टोटल अमाउंट है सेविंग बैंक के इंटरेस्ट का 10,000 से ज़्यादा है, तो अप टू 10,000 रुपीज़ की डिडक्शन मिलेगी और नेट अमाउंट टैक्सेबल होगा। दोस्तों, आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, और यहाँ पे आपको फिगर एंटर करनी है जो कि टैक्सेबल है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे जाना है और डिडक्शंस आप क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80TTA के अंतर्गत, अदर देन सीनियर सिटीजन के केस में अप टू 10,000 रुपीज़ तक की, यदि आपका जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट 10,000 से ज़्यादा है। यदि इससे कम है तो एक्चुअल अमाउंट जो सेविंग बैंक इंटरेस्ट का है। इसके अलावा जो एग्जम्प्ट इनकम है वो आप यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। तो सेक्शन 10 सब सेक्शन 15 के अंतर्गत जो पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट इनकम है वो एग्जम्प्ट है, तो आप यहाँ पे एनी अदर एंटर कर सकते हैं और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट इनकम। तो यहाँ पे आप जो है 3500 रुपीज़ तक जो है एग्जम्प्ट है। इंडिविजुअल यदि अकाउंट है आपका तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि सेविंग बैंक का इंटरेस्ट किस टैक्स स्लैब के अंतर्गत आता है। दोस्तों, डिपेंड करेगा कि आपने नई टैक्स स्कीम ऑप्ट की है या फिर पुरानी। जैसे कि यदि आप पुरानी टैक्स स्कीम ऑप्ट करते हैं तो उस केस में टैक्स के रेट ज़्यादा है, लेकिन आपको डिडक्शंस और एग्जम्पशन मिल जाती हैं। जैसे कि आपने सेक्शन 10 के अंतर्गत क्लेम की है या सेक्शन 80 के अंतर्गत 80TTA के अंतर्गत आपने 10,000 की डिडक्शन क्लेम की है। लेकिन जो नई स्कीम है उसमें टैक्स रेट कम है, लेकिन आपको डिडक्शंस नहीं मिलती हैं जैसे कि 80TTA की। तो अकॉर्डिंगली आप जिस भी स्लैब रेट में होंगे उसके अकॉर्डिंग जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल होगा। दोस्तों, आपका जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है वो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में आता है, तो आप चेक कर लीजिए कि आपने इसे अपने ITR में रिपोर्ट कर दिया है। यदि रिपोर्ट नहीं किया है तो आप अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि सेविंग बैंक का इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेबल होता है और वैसे भी आपको 4% के हिसाब से ही सेविंग बैंक का इंटरेस्ट मिलता है, ऊपर से टैक्स लग जाता है, तो इफ़ेक्टिव रेट जो कम हो जाता है। इसलिए बेटर ऑप्शन ये है कि आप FD कराएं और ज़्यादा अमाउंट जो है वो सेविंग बैंक में ना रखें, क्योंकि अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाता है। 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा यदि आपको इंटरेस्ट मिलता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक यह जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS बेसिंग टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें। यदि आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई इनकम टैक्स और GST की क्वेरी है तो आप सुपर थैंक्स बटन को यूज़ करके वो पूछ सकते हैं ताकि हम जल्द से जल्द आपकी क्वेरी का जवाब दे पाएँ।